खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके में मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। सुबह बखैर उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ इस वक्त न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा एक्स या फिर यूट्यूब पर बराह रास्त नशरियात वक्फे वक्फे से जारी रहती हैं। प्रोग्राम को लेकर आपका फीडबैक इंतहाई लाजमी है, वो ज़रूर हम तक पहुँचाते रहिएगा। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या राय रखते हैं वो हम तक अपनी बात पहुँचाएँ। और आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। अपने नुमाइंदों के पास थोड़ी देर में चलेंगे, एक एक करके ख़बरें, कुछ लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, सरहदों से कुछ ख़बरें हैं, कुछ बयानात हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आज दिन भर सरगर्मियाँ रहने वाली हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने प्लान हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपनी जगह सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इस बीच नई जमातें या नए लोग पहली मरतबा असम्बली इलेक्शंस का हिस्सा हैं। अपने अपने हिसाब से तमाम तैयारियां मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चल रही हैं। इन सारे मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे, एक एक करके उन सेगमेंट्स पर भी चलेंगे जिनमें कॉलिंग का सेगमेंट है, हिस्ट्री ऑफ द डे का सेगमेंट है, आप लोगों की बात सुननी है, और मनशियात मुखालिफ जो एक कैंपेन इस प्रोग्राम के जरिए हमने शुरू की। आज एक और ख़ास मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा 9:30 बजे के आसपास हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उस प्रोग्राम के हिस्से को आगे ले जाएंगे। और साथ साथ जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है तो आज सरकारी अफसरान को CIC की तरफ से लताड़ लगी है। मुकम्मल तफसीलात थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। सरहदी इलाकों से मैंने शुरुआत में कहा, कुछ एक हिस्सों में जहां पर असम्बली इंतखाबात से पहले सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि फ्रिस्किंग का एक सिलसिला भी शुरू हुआ है, परमिशंस का सिलसिला इलेक्शन हुकाम कर रही है। लेकिन इन सब के दरमियान सबकी नज़रें इस बात पर भी है कि आया जम्मू कश्मीर के पहले चरण में या फर्स्ट फेज में असम्बली इंतखाबात में किस कदर लोग बाहर आएंगे। तवक्को ये की जा रही है कि लोकसभा के जो नताइज थे या जो इंतखाबात पर्टिकुलरली हुए, पोलिंग में जिस तरीके से उन इलाकों में जहां पर माजी में कभी पोल अच्छे से नहीं हो सके या सूरत हाल ऐसी बनी कि कभी वोट नहीं डाले जा सके थे, इस बार तमाम पुराने रिकॉर्ड्स टूटे। तवक्को की जा रही है कि चीज़ें इस बार दुरुस्त हों। इसके अलावा आज ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनेंगे, अपनी बात रखिएगा। साथ साथ हमारे कुछ अहम तरीन सवालात हैं, वो आप उनका जवाब भी देना साथ साथ शुरू करिएगा। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि मुकम्मल तौर पर यानी 1 अक्टूबर के आसपास जैसे पोलिंग खत्म होंगी तो कैसे इस प्रोसेस को आगे ले जाते हुए हमने ओपिनियन पोल की तरफ जाना है, चूंकि अभी वो अलाउड नहीं है। तो एक एक करके उसकी तरफ चलेंगे। और आज के प्रोग्राम में उन लोगों की भी बात होगी जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हैं लेकिन हुकूमती इदारों या जिम्मेदारान ने इनको नज़रअंदाज किया है। स्टूडियो में गौहर कुचे मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गौहर ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ कीजिएगा प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक। तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 11 सितंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ख़बरों की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे आज तारीख यानी कि हिस्ट्री ऑफ द डे, क्या कुछ हुआ है 11 सितंबर को। आज ही के दिन साल 1906 में महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह तहरीक शुरू की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 सितंबर साल 1919 में अमरीकी बहरिया ने होंडुरास पर हमला किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 सितंबर साल 1939 में इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1941 में अमरीकी महकमा दिफा ने पेंटागन की तामीर शुरू की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1948 में पाकिस्तान का बानी मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ। आज ही के दिन 11 सितंबर साल 1961 में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी फ़ंड कायम किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1971 में मिस्र में आईन को अपनाया गया। और आज ही के दिन साल 1997 में नासा मार्स ग्लोबल सर्वर मरीख पर पहुंचा, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1998 में मलेशिया कॉमनवेल्थ गेम्स इनेकाद करने वाला पहला एशियाई मुल्क बना, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला हुआ। और आज ही के दिन साल 2005 में गजा की पट्टी में 38 साल फौजी हुक्मरानी के खात्मे का ऐलान हुआ है। और आज ही के दिन साल 2012 में 11 सितंबर साल 2012 में सोमालिया की फौज के साथ लड़ाई में अल-शबाब के 50 अस्करियत पसंद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था 11 सितंबर साल 2012। तो नाज़रीन, थी तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि आज 11 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है
वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहिएगा, एक एक करके अपने मौज़ूआत की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा सरहद से आपको खबर बताएं। बैनुल-अक़वामी सरहद पर जहां इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको आप कहते हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल वाला दूसरा हिस्सा, दोनों तरफ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। इन सब के बीच में फायरिंग के कुछ वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़े में BSF का एक जवान ज़ख्मी हुआ है। BSF की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। अखनूर में IB पर यह वाक़ा पेश आया है और अभी तक की इतलात के मुताबिक जम्मू ज़िले का जो अखनूर वाला हिस्सा है, यहाँ अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार जख्मी हुआ है। PRO BSF के मुताबिक अलल सुबह 2:35 के आसपास सरहद पार से फायर ओपन किया गया और बिला इश्तियाल फायरिंग के इस वाक़े में जिसकी रिपोर्ट की तस्दीक की गई, BSF की तरफ से मुनासिब जवाब भी दिया गया, ये भी बताया गया। और इस वाक़े में एक BSF कांस्टेबल नामी दरबा ज्योति दास जो जख्मी हुआ है, जिसे बाद में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस बीच तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं कि BSF एहलकार जो इस इलाके के अंदर गश्त कर रहे थे, जिन पर फायर ओपन हुआ है। अब ये फायरिंग कितनी देर तक चली, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। अखनूर के अंदर फायरिंग रिपोर्ट हुई है, इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के PRO के मुताबिक एक एहलकार इसमें जख्मी हुआ है। पिछले 3 रोज से हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास देख रहे थे, जहां पर सरहदी बेल्ट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। इसी दौरान दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के दावे किए गए। वहीं अखनूर के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है, 50 किलोमीटर की दूरी पर अखनूर कस्बे से दूर है। इस इलाके के अंदर जहां पहले से हाई अलर्ट था, दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर के अंदर इस इलाके के अंदर पोलिंग होगी और उससे पहले अलर्ट के बीच फायरिंग का एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जिसकी तस्दीक खुद BSF ने की। 2:35 के आसपास अल सुबह यह वाकया पेश आया और एक BSF जवान फायरिंग के इस वाक़े में जख्मी हुआ है, जिसकी तस्दीक खुद BSF PRO की जानिब से की गई है और जख्मी एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल दरबा ज्योति दास के बतौर हुई है। फिलहाल इलाके के अंदर इस वक्त BSF PRO के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए नाज़रीन, ये थी सरहद के हवाले से, जहां पर एक बार फिर फायरिंग और फायरिंग के वाक़े में एक BSF एहलकार जख्मी हुआ है। बढ़ते आगे बात ज़रा, जहां हम जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत की करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, वहीं पर एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें मज़ीद बढ़ गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से अदालत के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है और उसके साथ साथ ही उन पर मुजरिमाना इल्ज़ामात के लिए दरख्वास्त दायर की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ED की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें दरख्वास्त में कहा गया है कि जो फारूक अब्दुल्ला है उनके खिलाफ मज़ीद चार्जेस जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो घोटाला हुआ था, मुबैना घोटाला, उस मामले को लेकर मज़ीद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की गई है कि मज़ीद चार्जेस उन पर क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट फारूक अब्दुल्ला। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि अदालत ने पहले ही इस सिलसिले में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है उन्हें राहत दी थी। 14 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को अदालत से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ से असम्बली इंतखाबात और दूसरी तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें मज़ीद बढ़ सकती है। श्रीनगर चलेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 14 अगस्त को एक राहत की खबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके करीबियों के लिए आई थी, जिसमें हमने देखा था कि उनके फॉर्मर ट्रेजरर्स जो उस वक्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में जिनका नाम सामने आया था, उनको राहत मिली थी जब केस क्वैश हुआ। लेकिन सिर्फ 15-16 दिनों के अंदर दोबारा पेशरफ्त हुई। क्या इस दरख्वास्त में ED की जानिब से जो चार्जेस हैं वो फाइल करने की तैयारी की गई है?
देखिए, दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी एप्लीकेशन दोबारा फाइल कर दी है श्रीनगर के लोकल कोर्ट के अंदर, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब लास्ट टाइम डिसीजन दिया था तो उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है जी, वो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, और थोड़ी सी राहत उस वक्त फारूक अब्दुल्ला को मिली थी, जिसके बाद तरह तरह की चिमेगोइयां भी चल रही थी। लेकिन अब जो हमारे पास इत्तलात और खबर है वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकायदा तौर पर जो श्रीनगर कोर्ट है वहां पर बाकायदा तौर पर 2 फ्रेश क्रिमिनल चार्जेस के साथ अपनी एप्लीकेशन दायर की है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला जो है उसमें किस तरीके से मनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिशियल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब जो 2 सेक्शंस आईपीसी के इन्वॉल्व किए गए हैं वो सेक्शन 411 है, 411 है, जिसमें डिसऑनेस्टी रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का एक मुकदमा है, और दूसरा शिक जो है वो 426 का है, डिसऑनेस्टी, और इसमें दूसरा जो है वो फ्रॉडलेंटली रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी का है। यानी दोनों शिकें ये है 411 और 424 जो इसमें इंक्लूड कर दी गई है इस केस के अंदर, और ये साफ कर दिया गया कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यानी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई है जी, पैसे की, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का था। और इस जिमन में अब ये नई दरख्वास्त जो है वो ऑनरेबल अदालत के सामने है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने क्या कहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि अगर आप चाहें, अगर आप मुतमईन नहीं है इससे, तो आप फ्रेश एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। यही वजह है कि उस फ्रेश एप्लीकेशन को दायर कर दिया गया है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्मनामे के हिसाब से ही अब ये केस जो है वो दोबारा से चलेगा, और इस तरीके से 411 और 424 आईपीसी को इसमें लगा दिया गया है, जिसमें अब सीधी बात है कि सारा कुछ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आसपास ही चलेगा। याद रखिएगा ये मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी है वो भी सीज रखी है जब ये पूरा मामला चल रहा था पिछले कई सालों से। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कि 2018 से इस मामले को हम सुन रहे हैं, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को शुरू की, चार्जशीट दिया, और पहले ये कहा गया कि तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा फंड जो ग्रांट आया था बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को, जहां पर क्रिकेट को परवान चढ़ाना था, वो जी फ्रॉडलेंटली मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। और उसके बाद ये पता लगा कि ये जनाब 43 करोड़ नहीं है, बल्कि ये पैसा और भी है, जिसको लेकर कई बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात भी सामने मीडिया के सामने रखी। ताहम फाइनली अभी जो बड़ी खबर है वो यही है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई कर दी है। और इशफाक, एक चीज जानना चाहेंगे, जब ये कल ये खबर आई तो उसके बाद ही क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे से इस हवाले से कोई इसका रद्दअमल सामने आया है? देखिए, चूंकि रात देर की खबर थी, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई भी वजाहती बयान इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है, और ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड आया है। लेकिन ये तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात चल रहे हैं, और असेंबली इंतखाबात के दौरान आपको याद होगा कि किस तरीके से एक दूसरे को लेबल किया जा रहा है, ए टीम, बी टीम, सी टीम को लेकर। लेकिन उस बीच जब फारूक अब्दुल्ला पर फ्रेश एप्लीकेशंस मूव हो जाएंगी, दोबारा से कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, तो इसमें अब और ज्यादा जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से गर्माहट आएगी। लेकिन अभी तक ऑफिशियली नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता या उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कोई भी बात सामने नहीं है। इशफाक गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस केस में पहली बार ये इस तरह का कोई तैयारी ईडी की जानिब से नहीं की गई है। साल 2018 में जब उनको इस केस में मुल्जिम सीबीआई की जानिब से करार दिया गया, ईडी ने अपने हिसाब से कार्रवाइयाँ की, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ तक जब्त की गई 21 करोड़ 55 लाख के आसपास। और जो केस बुनियादी तौर पर है वो ये है कि न सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बल्कि उनके आसपास, जिनमें मसरूर साहब का नाम था, एहसान मिर्ज़ा का नाम था, ये तमाम वो लोग थे जो उनके साथ बतौर ट्रेजरर उस वक्त काम कर रहे थे। और 21 करोड़ 55 लाख के आसपास ईडी की जानिब से जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पे जायदाद थी, वो भी इससे पहले हम सबको याद है जिसको मुंसलिक किया गया था। 2018 में जब चार्जेस लगे तो ये कहा गया कि जेकेसीए को, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को, खेलों के फरोग के लिए 43 करोड़ 69 लाख रुपए की ग्रांट्स मरकजी बोर्ड की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से मिली, और ये मिली 2002 से 2011 के दरमियान। ईडी ने इससे पहले क्या कहा था कि जेकेसीए को 94 करोड़ 6 लाख रुपए
बीसीसीआई की तरफ से मिले, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस 3 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में हुई। और ये कब कब हुई? 2005, 2006 और 2011 से 2012 के दरमियान, यानी 6 साल के वक्फे के दौरान और दिसंबर 2011 तक 3 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शंस आई, जो टोटल 94 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस वक्त जेकेसीए के सदर थे। इल्जामात ये हैं कि ये 94 करोड़ की ज्यादा से रकम जिसमें खुद मुल्क किया गया, बल्कि ये टोटल जो है उसमें 44 करोड़ के आसपास की जो रकम बनती है उसमें खुद मुल्क किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान नहीं, लेकिन पैसा कहां इस्तेमाल हुआ इस पर सवालात पूछे जा रहे हैं। 14 अगस्त को इस सिलसिले में एक राहत मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में जो उन पर इल्जामात थे उनको क्वैश कर दिया गया था अदालत की जानिब से, लेकिन अदालत ने उस वक्त ये भी कहा था, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, कि आप निचली अदालत में अगर फ्रेश चार्जेस दोबारा से लगाना चाह रहे हैं या आप अगर आज के फैसले से आप मुतमईन नहीं हैं तो निचली अदालत में जाने का आपके पास ऑप्शन होगा, दरख्वास्त वहां पर दायर कीजिएगा, आप वहां जा सकते हैं। तो उस एक ऑप्शन को चुना गया है। ईडी ने यहां से कार्रवाई की है। सरकारी जराये भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। रात देर गए ये डेवलपमेंट हुई है। अब आइंदा 24 घंटों में क्या होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द आना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि ईडी ने न सिर्फ यहां पर कश्मीर प्रोविंस के अंदर यह कार्रवाई दोबारा शुरू की है, बल्कि जम्मू के अंदर भी एक बड़े नेटवर्क का, जिसका बहुत पहले से खुलासा हुआ था, काम कर रहा है, उस पर भी शिकंजा कसा है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। डिटेल्स ब्रेक के उस पार।